जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए जो बैच यहाँ पर चल रहा है उसमें एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 3 चैप्टर आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वो नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आरआरबी ग्रुप डी बैच 2025 के नाम से बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग हर एक चैप्टर के वीडियोज़ क्लासेस कर सकते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और स्मार्ट अप्रोच बताएंगे कि सवालों को किस तरह से आपको सोचना है और लगाना है ताकि आपका कम समय के अंदर सारे सवाल लग पाएँ। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर और बेसिक से थोड़ा कुछ चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ लेते हैं और फिर जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनसे रिलेटेड फार्मूले जानेंगे और उन फार्मूलों का यूज कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो जनरली हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, मतलब एक समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। अब इसमें ये पॉइंट मान लीजिए कि ए है अपने पास, ये पॉइंट यहाँ पर बी है और ये पॉइंट यहाँ पर सी है। अब देख सकते हैं इसमें 3 साइड हैं, इन तीनों साइडों का नाम हमें देखना है। तो ये जो साइड है ए से लेकर सी तक जो तिरछा लाइन है और जो कि सबसे बड़ा लाइन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड यही होती है। इस सबसे बड़े साइड का नाम होता है हाइपोटेनस, यानी कि एच से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का नाम बेस और परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब और आधार होता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कभी बेस इसको माना जाता है, कभी बेस इसको माना जाता है। तो कब ऐसा होता है समझ लीजिए। देखिए, अगर एंगल सी के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में बात करें, तो इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल के सामने की वैल्यू परपेंडिकुलर होती है और एंगल के साथ वाली साइड वो आपका बेस होता है। इस एंगल के साथ में कौन सा साइड है, बी से लेकर सी तक, तो ये इसके लिए बेस बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कि एंगल ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, यानी कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, तो ए के सामने कौन सा साइड है, बी सी है, तो मतलब ए के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बी सी बनेगा, है ना। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको आपस में बदलते रहना है। ये नहीं कि जो नीचे रहेगा वही आपका बेस हो जाएगा, वो आपका किसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर भी बन सकता है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये क्लियर हो गया। तो एंगल के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाली वैल्यू बेस होता है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। आप देखिए, दो साइड को अगर ले लें तो कितने टोटल रेशियो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, तो टोटल रेशियो यहाँ पर 6 ठो बना सकते हैं, है ना। 6 रेशियो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। 6 रेशियो का नाम लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इस एंगल का नाम थीटा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर साइन थीटा के बारे में, है ना। तो पहला जो यहाँ पर रेशियो है वो होता है साइन थीटा, दूसरा जो रेशियो है वो होता है कॉस थीटा और तीसरा जो रेशियो है वो होता है यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, साइन यानी कि ज्या, और फिर उसके बाद कोसाइन, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, है ना, यानी कोज्या। टेंजेंट यानी स्पर्शज्या, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, याद रखिएगा। साइन थीटा होता है यहाँ पर सामने वाली साइड, किस एंगल के, इस एंगल के। जिस एंगल को आपको दिया है उस एंगल पर चले जाइए, यानी इस एंगल के पास। तो साइन होता है सामने वाला डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो इसके सामने क्या है, AB है ना, यानी कि सीधे सीधे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस मतलब ये वाली साइड। ठीक है, फिर इसके बाद कॉस जो होता है, कॉस ये साथ वाला होता है, यानी कि बी से लेकर सी तक, और साथ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बेस डिवाइड बाई यहाँ पर हाइपोटेनस। क्लियर है। और टेन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि सामने वाला साइड डिवाइड बाई साथ वाला साइड, किसके, एंगल के, जो एंगल आप ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाला डिवाइड बाई साथ वाला साइड, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा। क्लियर है सारी चीज़ें। तो 3 रेशियो तो ये हो गए। अब 3 इनके उल्टे होते हैं, जैसे यहाँ पर साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी H/P हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। भाई कॉसेक का मतलब क्या हुआ, साइन का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, तो 1/sin भी लिख सकते हैं कॉसेक को। इसी तरीके से कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक है,
फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सेकेंट और इसका होता है कोसेकेंट, है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा h/b, ठीक है, इसका उल्टा h/b, यानी कि 1/cos थीटा भी इसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, यानी कॉट शॉर्ट फॉर्म, और ये होता है आपका b/p, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड दी रहती हैं, 2 साइड हमें पता होता है, लेकिन तीसरा साइड निकालना पड़ता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तीनों साइड में रिलेशन बताता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ये जो बड़ी वाली साइड है यानी h का जो स्क्वायर है ये होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, इनमें से कोई भी 2 आपको पता है तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब ये जो तीनों साइड हैं, तीनों साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों जो साइड हैं ये आपस में ट्रिपलेट कहलाते हैं, यानी इनका जो ग्रुप होता है वो ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक साइड 3 ले लें, दूसरा साइड 4 ले लें, मतलब इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, तो ये पक्का है कि 5 आ जाएगा, यानी कि 3 4 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड हैं, मतलब ये जो ग्रुप है वो कहलाएगा ट्रिपलेट। क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे सवाल पे चलते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हमारे प्रश्न आते जाएंगे उन पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, उन पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास जो सवाल है उसको देखिएगा। पहला सवाल आज के क्लास का क्या दिया गया है, एक त्रिभुज में B पर समकोण है, यानी कि B पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। AB आपको 12 दिया है, BC 5 दिया है ना। AB यहाँ पर ये 12 के बराबर है, 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो जब ये 12 है, ये 5 है, तो पक्का ये 13 हो जाएगा, है ना। निकाल भी सकते हैं, निकालना एक बार बता देते हैं। वैसे 5, 12 और 13 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो हाइपोटेनस है, पहले हाइपोटेनस निकालना बता दे रहे हैं। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, है ना, प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो 144 और 25 169 होता है, और 169 जो है यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है ना, 13 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर, मतलब h की वैल्यू 13 हो जाएगी, यानी हाइपोटेनस हमारे पास 13 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये AC तो हमें मिल गया, यानी हाइपोटेनस मिल चुका है। अब चलिए हमें पूछा गया है sin A cos A और sin C cos C का। पहले पॉइंट A के पास पहुँचिए। sin A cos A, तो sin A इंटू कॉस A, है ना, sin A इंटू कॉस A, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखते जाइए किस एंगल के पास जाना है, एंगल A के पास। तो एंगल A ये रहा, है ना। साइन क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड यानी कि BC जो कि 5 है, डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/13 ये साइन A की वैल्यू आई, मल्टीप्लाई कॉस A की वैल्यू कितनी होगी, कॉस एंगल A के साथ वाला क्या है, AB है, यानी कि 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई हाइपोटेनस, कॉस में भी हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा 13, मतलब 12 पंचे 60, 60/169। तो 60/169 जो है ये फर्स्ट वाले की वैल्यू आई। सेकंड वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकंड वाले की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, यानी कि साइन C और यहाँ पर कॉस C, है ना। तो साइन C कितना हो जाएगा, अब C के पास रखना है। तो साइन मतलब सामने वाला AB है, यहाँ पर 12 डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी 13 मल्टीप्लाई कॉस C, कॉस मतलब इसके साथ वाला क्या है, BC है ना, जो कि 5 है। तो 5 डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि 13, ये भी 60/169 आ गया। तो ये भी 60/169, ये भी 60/169, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब सवालों को बहुत अच्छे तरीके से उड़ाने वाले हैं, तो बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको बड़े गौर से समझना है, तब आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगा सकते हैं और आसानी से लगा पाएंगे, है ना। जिनको नहीं भी आता है वो भी इस क्लास से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि किसी न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल के साइन और उसके कोसाइन मतलब साइन और कॉस का अनुपात जो दिया गया है वो 5/12 है, तो उस कोण का साइन का मान कितना होगा, कोई भी एंगल हो गया। अब देखते जाइए, यहाँ पे एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास इस एंगल के बारे में बात की गई है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो साइन और कोसाइन का जो रेशियो है, मतलब इसमें ये बोला गया कि साइन
बटे कॉस, है ना, साइन बटे कॉस ये दिया गया है आपको 5/12 के, है ना, 5:12 के। अब साइन बटे कॉस जो होता है वो होता है tan, कितना होता है, tan हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें, अब यहीं से फॉर्मूला आपको मिल गया, साइन डिवाइड बाई कॉस tan के बराबर होता है, और जो उल्टा हो गया यानी कि कॉस डिवाइड बाई साइन तो वो हो जाता है कॉट, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan, तो साइन डिवाइड बाई कॉस ये हो जाएगा tan, मतलब tan की वैल्यू 5/12 दी गई है। मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल हमारा थीटा है, tan थीटा के बारे में बात की जा रही है। तो tan क्या होता है, लंब यानी कि सामने वाला, तो ये हो जाएगा 5 और बटे साथ वाला, है ना भाई। tan की वैल्यू 5/12 है, तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये डिवाइड बाई बेस ये हो गया 5/12, 5/12 तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमें पूछा क्या था, साइन का मान, तो साइन थीटा निकाल लीजिए, है ना, साइन थीटा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि 5, ठीक है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्सी यानी कि 13, तो 5/13 ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये ओरली बन जाता है, इस सवाल को इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। प्रैक्टिस जब आपकी हो जाती है ना तो देखकर आप सवालों को लगाना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला है इस सवाल में, एक समकोण त्रिभुज ABC का कोण समकोण B पर है और tan A की वैल्यू 4/3 है ना। यदि AC 25 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रश्न है, यहाँ पर देखते जाइए। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पॉइंट पर आपका समकोण दिया गया है, बाकी ये A हो जाएगा और ये यहाँ पर C हो जाएगा। हमें बोला है कि tan A की जो वैल्यू है वो 4/3 है, तो A के पास जाएंगे, ये पॉइंट A है हमारा, एंगल A है हमारा, तो tan क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी A के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, तो ये 4 होगा और ये बेस, है ना, लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, ठीक है, 4/3। और ये कितना होगा भाई, ये 3 4 तो ये 5 हो जाएगा। अब 3 4 5 आ गया है, AC कह रहा है 25 है, इसकी वैल्यू 25 है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25, मतलब 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 25 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 25 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए था, BC, तो BC 4 यूनिट है, 1 की वैल्यू जब 5 है तो 4 की वैल्यू 4 5 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे। अब आपको कुछ फॉर्मूले और कुछ आइडेंटिटी यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला यहाँ पर sin A + B का, किसका फॉर्मूला, sin A + B का फॉर्मूला। इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग नोट भी करते हुए चलिएगा ताकि आपके पास रहा आए, है ना। यहाँ पर sin A + B ये है, ये होता है sin A cos B, ठीक है, sin A × cos B और प्लस यहाँ पर cos A sin B, cos A और यहाँ पर sin B हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है ना, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर इसमें माइनस हो, मतलब sin A - B, तो sin A प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, फार्मूला क्या हो गया, sin A cos B + cos A sin B। लेकिन अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, प्लस के लिए यहाँ पर प्लस और माइनस के लिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं cos के लिए, मतलब यहाँ पर cos A + B के लिए, है ना, cos A + B, इस तरीके से अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर cos A cos B, ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाए, cos A cos B, है ना, cos A cos B माइनस, ठीक है, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, लेकिन cos दोनों एक साथ रहेंगे और sin दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका sin A × sin B, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन अगर यहाँ प्लस है, यहाँ पर अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माने उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है, इसमें उल्टा चलता है, कॉस वाले में उल्टा होगा। यहाँ क्या था, प्लस था तो प्लस, और यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। cos A cos B माइनस sin A sin B, या फिर अगर यहाँ माइनस होगा यानी cos A - B होगा तो cos A cos B + sin A sin B, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। 3 आइडेंटिटी भी ध्यान रखिएगा, 3 आइडेंटिटी यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी, पहली आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है, हमेशा यूज होता है, sin² थीटा, है ना, और प्लस cos² थीटा, sin² थीटा + cos² थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। अगर एंगल बराबर है तो sin² + cos² ये 1 के बराबर होगा हमेशा,
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा आइडेंटिटी है यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या? 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद तीसरा जो आइडेंटिटी है वो तीसरा आइडेंटिटी ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर 1 प्लस, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉस, है ना, सॉरी कॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों आइडेंटिटी को हम जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें कुछ भी करके दे सकता है। जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर कहीं आपके पास 1 - कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो समझ जाइए वो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। या फिर अगर 1 - साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर लिख देंगे उसको, है ना। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बाकी इन दोनों फॉर्मूलों को भी इधर उधर ले जाके यूज़ किया जा सकता है। सवाल आपको मिलेंगे वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले और ये 3 आइडेंटिटी यहाँ पर अच्छे से नोट कर लीजिए और इस सवाल को देखिए। क्या बोला है? एक त्रिभुज ABC में जो C पर समकोण है, अब C पर 90 डिग्री है और बाकी के 2 एंगल A और B होंगे, लेकिन ये बोल दिया कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं, एंगल A और एंगल B यहाँ पर बराबर हैं। तो बराबर हैं तो इसको कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए ये x के बराबर है। ठीक है, तो A और B, एंगल A और एंगल B की वैल्यू x रख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे इसको भी x ले लेंगे, इसको भी x ले लेंगे, तो साइन x इंटू साइन एक्स, साइन x और साइन x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ देखिए ये भी x है, ये भी x के बराबर है, तो कॉस x इंटू कॉस x यानी कि कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये बताइए क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है? बस यही तो पूछा गया था आपसे, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखकर भी लगाया जा सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल था ये, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 5 ये रहा दोस्तों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगाने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे, मतलब बहुत सारे तरीके आपको दिख जाएंगे एक ही सवाल को लगाने के लिए। डिपेंड ये करता है कि आपके दिमाग में उस टाइम पर कौन सा तरीका आ पाता है और उस तरीके से आप कितना जल्दी कर पाते हैं, है ना। अब चलिए इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ आपको वैल्यू बता देते हैं कि tan tan 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसका पूरा एक चार्ट बना के समझा देते हैं। इसके बाद सवाल पर आएंगे, क्योंकि अगर वैल्यूज़ याद रहेंगी तो आपको आसानी होगी सवालों को करने में, है ना। तो पहले वो चार्ट समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास रहा, इनकी वैल्यू एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखते जाइए, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, साइन 30 1 बटा होता है 2, साइन 45 ये होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। कितना? √3/2। साइन 90 की वैल्यू ये हो जाता है 1। अब कॉस की वैल्यू लिखनी है तो इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो जो साइन 90 की वैल्यू थी वही हो जाएगी, मतलब कॉस 0 ये हो जाएगा 1। फिर कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 के बराबर होगी, यानी कि √3/2। तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू यही होती है 1/√2 के बराबर, है ना। इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू ये हो जाएगी 0। क्लियर हो गया। अब देखिए tan, तो tan क्या होता है? साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन और कॉस दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 0/1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कट गया, ये 1/√3 आ गया। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसको डिवाइड करिए तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे 1। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना, ये हो गया √3। अब tan 90 की वैल्यू ये होता है 1/0, और 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइंड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये होता है अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब परिभाषित नहीं, अनडिफाइंड। क्लियर हो गया। तो tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती, मतलब डिफाइंड नहीं होती है, नहीं आती है कोई भी वैल्यू। इसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है? कॉसेक। तो कॉसेक देखिए साइन का उल्टा, 3 वैल्यू आपको पता चल गई तो बाकी 3 आराम से निकाल सकते हैं, है ना। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, मतलब साइन को हर जगह उल्टा करिए, रेसिप्रोकल करिए। ये 0 है तो क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 आपका क्या होता है? अनडिफाइंड, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड होगी। इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इस वाले को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, यानी कि cosec 45 की वैल्यू √2 होगी। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। एक का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा,
फिर इसके बाद सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस को उल्टा करिए, यहाँ पर क्या होगा, ये 1 है तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3 है ना, 2/√3, इसका उल्टा √2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका उल्टा 2 होगा, इसका उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब 0 का उल्टा अनडिफाइंड। ठीक है, ये हो गया। कॉट tan का उल्टा होता है 0, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, ये होगा अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, है ना। 1 का उल्टा यहाँ पर 1, मतलब cot 45 और tan 45 की वैल्यू बराबर हो जाती है। √3 का उल्टा 1/√3 होगा, है ना। और अनडिफाइंड यहाँ पर है तो अनडिफाइंड का उल्टा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 0। समझ में आया सभी को? तो सारे ये टेबल जो है, ये चार्ट जो है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कहीं पर नोट करके रख लीजिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सवालों को लगाने के लिए तैयार हैं और अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवाल पर। अब इस सवाल को देखिए। वैसे तो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल और उससे लगा सकते हैं, लेकिन tan a की वैल्यू √3 के बराबर दी गई है, तो √3 जो है किसी न किसी tan के लिए वैल्यू मिलता है हमको, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई tan 60 की वैल्यू यहाँ पर √3 होती है। tan 60, a की वैल्यू अगर 60 हो जाए तो ही ये पॉसिबल है कि √3 देगा वो, यानी a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगी, है ना। tan 60 की वैल्यू √3, तो a हमें मिल चुका है, सब इसमें रख दीजिए। रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60। अच्छा, c कितना होगा, अब आपको यहाँ पर बड़े गौर से ध्यान से देखना है। जैसे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, थोड़ी सी चीज़ बताएंगे यहाँ पर। अगर इस पॉइंट पर आपका समकोण है, राइट एंगल है, तो ये एंगल A होगा और ये एंगल C होगा। एक चीज़ बताइए, ये तो आपका 90 डिग्री होता है ना, ये फिक्स वैल्यू है, ये 90 डिग्री होता ही होता है। लेकिन आप तीनों देखेंगे यहाँ पर तो तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, तो ये तो 90 हो गया, बाकी दोनों मिलाकर ये 90 होने चाहिए। ये दोनों एंगल मिलाकर आपके 90 हो जाते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ए हमारा 60 डिग्री है, तो पक्का है कि जो सी होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 60 और 30, यानी एंगल ए और एंगल सी ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अभी आएगा सवाल तो बताएंगे वहाँ पर कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो सी की वैल्यू तो 30 हो गई, मतलब यहाँ होगा आपका 60 डिग्री, यहाँ होगा सी के जगह पर 30 डिग्री, यहाँ ए के जगह पर आपका कितना हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड इस हाँ पहले लगा लेते हैं, फिर इसके बाद इस सवाल को एक और तरीके से लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी 60 डिग्री यहाँ पर, है ना, और सी की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगी। जो फॉर्मूला हमने बताया था ना उससे भी लग जाएगा, ये लगा देंगे अभी, है ना। देखते जाइए, sin 60 कितना होता है, sin 60 यहाँ पर √3/2, तो sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 ये भी √3/2 होता है। sin 30 और sin 60 और cos 30 ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि √3/2 हो जाएगा, प्लस cos 60 1/2 है ना, और sin 30 ये भी 1/2 होता है। तो बस निकल जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पर, √3 का स्क्वायर जो कि 3 के बराबर होगा। तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4, 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4, जो कि वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो ये टोटल वैल्यू सॉल्व करने पर एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझते जाइए। अगर हम ये ना करें, यहाँ पर वैल्यू नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, इसको देखिए, sin A cos C और cos A sin C, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूले में, sin A cos B प्लस cos A sin B, याद आ रहा है ना। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये हो जाएगा आपका sin किसका, A प्लस C का। ये जो गिवन है आपके पास यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला है, sin A प्लस C का, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, अब A प्लस C, तो A और C, B को छोड़िए 90, बाकी दो को मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मतलब A प्लस C की वैल्यू 90 होगी, फिक्स है हमारे पास। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, sin 90 की वैल्यू लिखनी थी यहाँ पर, सीधे हो जाता है ये। sin 90 की वैल्यू 1 होता है, 1 ऑप्शन नंबर ए। इससे भी बन गया आपका, है ना, कोई झंझट नहीं पड़ा, ये वाला और आसान था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग। ये सवाल देखिए, सेम 5वें नंबर सवाल जैसे है, लेकिन वहाँ पे tan A की वैल्यू √3 दी गई थी, यहाँ पर tan A की वैल्यू 1/√3 दी गई है। तो A की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, सब जगह 30 डिग्री रख के आप निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, यहाँ पर देखिए, sin A cos C cos A sin C sin A cos B प्लस cos B sin A, मतलब cos A sin B, यही ना होता है। तो मतलब इसका सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू है आपकी sin A प्लस C का,
ए प्लस सी का फॉर्मूला लिखा गया है ये यहाँ पर, तो साइन ए प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, बी पर अगर आपका क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, तो यानी ए और सी ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये दोनों यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो ए और सी यहाँ 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। डायरेक्टली आ गया ये आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कोई झंझट, बिना किसी झंझट के यहाँ पर ये सवाल बन गया आपसे, है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। इसको देखिए, बड़े आराम से लगा सकते हैं हम लोग। कॉट एक्स की वैल्यू 5/12 दी गई है, सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर सीधे सीधे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनाएंगे, ये एंगल मान लीजिए कि एक्स है, क्योंकि कॉट एक्स बोला गया है तो ये एंगल हम लोग एक्स मान लेते हैं। कॉट एक्स क्या हो जाता है यहाँ पर होता है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस यानी ये 5 होगा, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर यानी कि 12 हो जाएगा। 5 12 तो ये कितना होगा 13, 5 12 13 ट्रिपलेट हो जाते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सेक एक्स चाहिए। सेक एक्स होता है कॉस एक्स का उल्टा, और कॉस एक्स कितना होगा यहाँ पर 5/13 यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस, यानी कि क्या होगा यहाँ पर 13/5 हो जाएगा। सेक एक्स की वैल्यू 13/5 हो गई, प्लस 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 दिया है ना, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि 13/12 हो जाएगा। यहाँ पे 13 बटे ये हो जाएगा 12, है ना। नीचे देखिए 12 पंचे 60, ठीक है, 5 और 12 में तो कुछ भी कॉमन नहीं, एलसीएम 60 ही आएगा, तो नीचे हो गया ये 60। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 156, और 13 पचे 65, तो 156 और 65 कितना हो जाएगा यहाँ पर 156, और प्लस यहाँ पे 13 × 5 यानी कि 65 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 15 6 21 1 22, मतलब 221/60 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझे, सभी लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, देखा जाए यहाँ पर सवाल नंबर 8 क्या दिया है, 3 tan थीटा की वैल्यू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 sin थीटा, √13 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा और डिवाइड बाई 3 tan थीटा प्लस यहाँ पर √3 cos थीटा। ठीक है, लगा लेंगे बड़े आराम से, है ना। वैल्यू बस आपको रखनी है, ठीक है, वैल्यू बस यहाँ पर आपको रखनी है, बड़े आराम से ये सवाल आपका बन जाएगा। देखिए दोस्तों, सीधे सीधे अगर देखा जाए यहाँ पर, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए यहाँ पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, है ना। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3 हो गई। अगर हम छोटा सा यहाँ पर बनाएं तो 3/2, मतलब 2/3 है, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, अगर ये थीटा है तो, है ना। तो 2 3, तो मतलब ये कितना होगा 4 और 9, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 4 और 9 13, मतलब कि ये हो जाएगा √13। ठीक है, हाइपोटेनस आपके पास √13 आ चुका है। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, ये होगा √13, कितना है देखते जाइए, वैल्यू अब सीधे सीधे रख रहे हैं, तो √13 है ना, रूट यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई क्या साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा लंब बटे कर्ण, मतलब कि 2 डिवाइड बाई √13, है ना, ये हो जाएगा √13, फिर माइनस लगा है तो माइनस 3 × tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू तो दी ही गई है 2/3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है 3 × tan थीटा, तो ये हो जाएगा 3 × tan थीटा की वैल्यू 2/3 प्लस √13, है ना, √13 इंटू cos थीटा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि 3/√13, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई √13। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पर काटिए, 3 से 3 कटा, √13 से √13, 3 से ये 3, √13 से ये √13, मतलब 2 - 2, तो सीधे सीधे ऊपर ही जब 0 आ गया तो नीचे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे 0/5 आएगा, 0/5 का मतलब सीधे सीधे 0, है ना। तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया सभी को। आगे चलते हैं हम लोग, ये सवाल RRB JEE का सवाल है, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है। कॉसेक अल्फ़ा की जो वैल्यू दी गई है वो √2 दी गई है ना। √2/1 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब सीधे सीधे यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल बना लीजिए, बाकी बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपके पास अल्फ़ा गिवन है तो √2/1 कॉसेक अल्फ़ा क्या होता है, कॉसेक अल्फ़ा होता है कर्ण डिवाइड बाई यहाँ पर लंब, है ना। तो कर्ण कितना हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2 यहाँ पर, और लंब ये वाला होगा यानी कि 1 होगा, √2/1, तो ये पक्का है कि 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 रहता है तभी जाके यहाँ पर
कितना आता है, √2 के बराबर आता है। ठीक है, अब सीधे सीधे एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से हर एक की वैल्यू निकालिए फिर रखिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि ये यहाँ पर 1/1 है, 1/1 है, तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमें समझ में आ गया कि 45 डिग्री होगी, और कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती भी है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आप 45 डिग्री भी रख सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। बाकी आप साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/√2 होगा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/√2 होगा, कॉसेक अल्फ़ा दिया ही है, कॉट अल्फ़ा 1/1 हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप रखना चाहें 45 तो वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल देखिए अगर अल्फ़ा की वैल्यू 45 है तो यहाँ साइन 45 होगा, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गए 1/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 45 ये भी 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। भाई रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, 1/2 आ गए। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, कॉसेक अल्फ़ा की वैल्यू √2 दी गई है, तो कॉस अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पे कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। ठीक है, ऊपर अगर देखा जाए तो ये तो कट जाएगा, ये 1 प्लस 3/2 मतलब 1 और 1.5 अढ़ाई हो गया, 5/2 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 5 और 3 और मतलब ये हो गया 3 और 2 मतलब कि मल्टीप्लाई 6, 5/6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 देखिएगा, क्या बोला है, tan थीटा की वैल्यू b/a है, देन फाइंड a cos थीटा प्लस b sin थीटा डिवाइड बाई a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ठीक है, बहुत प्यार से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है, कंडीशन ये है कि अगर आप ऊपर भी देखें साइन और कॉस का जो पावर है वो 1 है, नीचे भी आपका कॉस और साइन का पावर 1 है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में साइन और कॉस की पावर बराबर दी गई है, जैसे ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर अगर रहता तो मतलब बराबर हो जाते, पावर बराबर। अगर पावर बराबर है और कहीं पे आपको गलती से tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है तो डायरेक्टली tan थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो कि किसके बराबर है, b/a के बराबर है। और अगर पावर बराबर है तो आप डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू b रख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू a रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली रखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू a है, ये हो गया a प्लस b इंटू b मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू b हो जाएगी, तो ये हो गया b डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होगा, a cos थीटा मतलब a इंटू a और माइनस b इंटू यहाँ पर b हो जाएगा। तो ऊपर हो गया a² प्लस b², है ना, a² प्लस यहाँ पर b² और नीचे होगा a² माइनस b²। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। इस सवाल को देखिएगा यहाँ पर, अब ये सवाल है आपके सामने कहाँ का, ये सवाल है RRB NTPC 2021 का। ठीक है, शिफ्ट 3 में पूछा गया था। देखते हैं यहाँ पे tan की वैल्यू दी गई है, हमें क्या चाहिए, 2√3 इंटू कॉट थीटा प्लस 1, है ना। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पर है 2√3, है ना, 2√3 और इंटू क्या किसकी वैल्यू रखनी है, कॉट थीटा की वैल्यू, जब tan दिया है तो tan को उल्टा करिए, कॉट आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 + 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर √3 + 1 और प्लस का यहाँ पर कितना है, 1 के बराबर। ठीक है, निकालिए चलिए। तो एक तो काम कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4√3 और √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4√3, है ना, 2 × 2 4√3 प्लस √3 + 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर √3 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4√3 में 1√3 और ऐड करेंगे तो 5√3 आ जाएगा, यहाँ हो गया 5√3 + 1 और डिवाइड बाई √3 + 1। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और आज के इस क्लास में हमने 11 महत्वपूर्ण सवाल किए हैं।
एकदम बेसिक से सारी चीज़ें सीखे हैं हम लोग, कैसे क्या होता है सारी वैल्यू जान लिए, कुछ फॉर्मूले भी हमने यहाँ पर जाना है। बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, 6-7 क्लास में ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम आपको ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हर एक टाइप के प्रश्न, हर एक फॉर्मूले, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इसलिए इन क्लासेस को ज़रूर करिएगा। आपके पास अभी मौका है, पढ़ लीजिए। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तैयारी आपकी तगड़ी होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।